अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट? ठीक ठाक, हालात ठीक है जनाब। खुश आमदीद, यू आर वेलकम। आप लोगों के सामने ऑर्गेनिक का एक बार फिर से टॉपिक ले आया हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। समझने की कोशिश करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। ईटा में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जनाब वैसे लगता तो बहुत इजी है, स्टूडेंट ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन जब ईटा में फिर उनके इस ऐसे MCQs का उनका सामना हो जाता है तो फिर उन्हें ये समझने में मुश्किल नहीं लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। लेकिन जब तुम था की बात करते हो फिर वक्त गुजर जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ लर्न करो, अच्छी तरह से लर्न करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? टॉपिक है लेक्चर नंबर 10 FSC सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस एल्कीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। आपको अगर मुख्तलिफ एल्कीन कोई दे देता है और आपसे पूछता है कि इन दोनों में स्टेबल कौन सा एल्कीन है, फॉर एग्जांपल आप ज़रा यहाँ देखें, इस पॉइंट को ज़रा देखें तो आप लोगों को समझ आएगा। आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो एक एल्कीन है इसको मैं यूं लिखूं, ठीक है, ये एक एल्कीन है, ये 1 ब्यूटीन है। अगर आप लोगों ने इससे पहले इसका नोमेनक्लेचर आप कर चुके हैं तो ये हमारे पास है 1 ब्यूटीन पोजीशन नंबर 1 पर है, 1 2 3 4 ब्यूट डबल बॉन्ड इन, और पोजीशन नंबर 1 पर है तो ये हमारे पास है 1 ब्यूटीन। और अगर आप कोई आपसे ये पूछे कि भाई ये एक कंपाउंड है, आपको अगर नज़र आता है तो ये भी एक कंपाउंड है, ये कौन वाला एल्कीन है? ये दोनों, इन दोनों का ये एक दूसरे के आइसोमर्स भी है, याद रखो। नेक्स्ट टाइम किसी दिन इस पर डिस्कशन करेंगे, आइसोमर बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर तो ज़रूर करेंगे। जनाब देखो हमने करना क्या है, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है या ये वाला ज़्यादा स्टेबल है तो मेरे साथ क्या वो फैक्टर्स होंगे जिनकी बुनियाद पर मैं ये कहूँगा कि यार ये ज़्यादा स्टेबल है या ये ज़्यादा स्टेबल है। तो मेरे पास फैक्टर्स है, डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, अगर डायरेक्ट मैं कहो तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? रीज़न बताने वाला हो। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन एल्केन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को अपने जहन में रखने हैं, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और कुछ नहीं है। बस इसी चीज़ को याद रखो, जहन में रखो तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, मसला क्या है? आपको किसी चीज़ का समझ नहीं आता है, अब ज़रा सोचें। सबसे पहले अपने क्या देखना है? पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड में आपने मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होता है वह कहाँ पर है, ये चीज़ आपने देखना है। चलो इन दोनों में मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट आपने क्या जहन में रखना है? नंबर एंड नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड। जो डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उनका नेचर क्या है, वो है कौन वाला सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और इनका नंबर कितना है, ज़्यादा है कि कम है, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। थर्ड, आपने रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। चलो 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 स्टार्ट लेते हैं। तो क्या है जनाब, आओ 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 देखे क्या होता है। ठीक है, आई थिंक आप तो अभी रेडी हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये वाला पढ़े फिर आगे जाएंगे। अब सबसे पहला वाला पॉइंट था कि आपने क्या देखना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन देखना है। अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल हो यानी आखिरी सिरे पर हो तो समझे कि वो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है। बमुकाबिल किसके मुकाबले में? उस डबल बॉन्ड के जो सेंटर में हो, सेंटर पर हो।
अभी ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि लाजमी तौर पर ये सेंटर में होगा। हो सकता है तुम्हारे पास ये वाले एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये वाले है, तो ये भी सेंट्रल में है, कह सकता हो। सेंट्रल तो नहीं है, बिल्कुल सेंटर नहीं है, लेकिन टर्मिनल तो भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर हो तो आप समझे कि वो वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों उनके पाई जो बॉन्ड होता है कमज़ोर होता है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जनाब पॉसिबिलिटी है कि ये वाले जो कार्बन है एक्चुअली ये इसमें और बाज़ इन्वॉल्व होती है, लेकिन आपने सिर्फ इतना याद करना है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जा सकता है और ये यहाँ तक जा सकते हैं। तो जनाब दो उनके जो नेबर कार्बन है वो उनका हेल्प कर देते हैं और उनका जो उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है बमुश्किल हो जाता है। ओके, लेकिन अगर इस केस में आप देखें तो इसका एक नेबर तो हेल्प करने को तैयार है, लेकिन दूसरा उसका कोई नेबर है नहीं तो हेल्प नहीं कर सकता है। दैट इज़ वाई ये जो चीज़ होगा ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। ज़रा वहाँ चलते हैं, वहाँ से आपने पिक करना है कि क्या हो जाता है। समझ आया होगा, इस चीज़ का समझ आया होगा, ठीक है। चलो एक बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई हाइड्रोकार्बन हम लेते हैं उनका हम कंबस्शन करते हैं। कंबस्शन क्या होता है? बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में किस चीज़ के जलाने का अमल कंबस्शन ही होता है। तो ये कंबस्शन है, ये हाइड्रोकार्बन है और इसका हम ऑक्सीजन के मौजूदगी में हम इसको जलाते हैं। तो याद रखो जो भी ऑफ हाइड्रोकार्बन ले, चाहे वो अल्केन हो, चाहे वो अल्कीन हो, चाहे वो अल्काइन हो, चाहे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो भी हो यार, ठीक है, आप इसका कंबस्शन कर देते हैं तो रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगा। बहुत सारे रिएक्शंस है ऑर्गेनिक में, बहुत सारे हैं, बहुत सारी रिएक्शंस है, ऐसे ही है। आपको आज ही पता चला बस, ओके जी, मैंने और कुछ नहीं करना है यार, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ओके जी। चलो तो देखते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोगों ने याद किया, कभी नहीं भूलना है। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का हम कंबस्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोडक्ट और एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कंबस्शन प्रोसेस जो होता है उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो हमेशा रिलीज होता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। तो पॉइंट क्या है, अब देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि स्टेबिलिटी और एनर्जी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। किसी का अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। मोर द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, लेस विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ दैट सिस्टम, ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, क्लियर? बताने वाला हो, क्या बताने वाला हो? फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट्स है जो उन्होंने एफएससी किया हुआ है, अभी उनका ईटा भी चला गया है, वो ईटा क्वालिफाई कर चुका है, ईटा और एमकेट एट्सेट्रा, ये जो मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है। अभी वो स्टेबल है तकरीबन, मैं ये कहता हूँ इंसान कभी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन याद रखो अब वो इतना ज़्यादा मेहनत तो नहीं कि दौड़ धूप तो नहीं करेगा, उसका एनर्जी, अब उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इनका एनर्जी अभी घर में बैठ के आराम से वो सो जाता है, कुछ सुनता है, फिल्म शिल्म देखता है, एट्सेट्रा 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 वो करते, और कुछ ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करता है। लेकिन अगर उनका ईटा के एग्ज़ाम में 20 डेज रह जाते हैं और वो कहते हैं मैं तैयार नहीं हो, मैंने तैयारी करना है यार, प्लॉट टॉपिक है, मैंने इनको करना है, तो वो बेचारा क्या करता है, दौड़ धूप करता है, बहुत वो अनस्टेबल होता है तो बहुत तेज़ दौड़ धूप करता है इस चीज़ के लिए, लर्न करने, किसी टीचर के पीछे भागता है, किसी को कॉल लगाता है, किसी यूट्यूब को देखते हैं कि क्या वो इसके लिए नहीं देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है वो। क्यों अनस्टेबल है? इसलिए एनर्जी ज़्यादा है, दौड़ धूप कर देता है, ठीक है। तो जनाब देखो, जब इस मॉलिक्यूल का हमने कंबस्शन किया तो तुम्हें रिजल्ट मिला, इतना एनर्जी उनने खारिज किया, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का हमने किया तो इतना एनर्जी खारिज हुआ,
इसका किया तो इतना एनर्जी खारिज हुआ, इसका किया तो इतना एनर्जी खारिज हुआ। इसका मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर इतना एनर्जी था और इस मॉलिक्यूल के अंदर इतना एनर्जी था। क्या मतलब है? मतलब यह है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा था। ठीक है, तो जनाब क्या हो जाता है? हो जाता क्या है, इसमें एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा खारिज कर देता है, और इसमें एनर्जी कम है तो कम खारिज कर देता है। इसमें और देखो फाइनल ऑफ आ सकते हैं। तो जनाब क्यों है ऐसा? सबसे पहले वाला पॉइंट, इसमें डबल बॉन्ड जो है कहां पर वाक़ है? बिल्कुल कॉर्नर पर है, तो इसका हेल्प करने के लिए सिर्फ एक नेबर मौजूद है, इसलिए इसका हेल्प नहीं हो रहा है। तो जब इसका एनर्जी ज्यादा है तो ये बहुत अनस्टेबल है, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, इसका स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल से कम होगी। इसका स्टेबिलिटी इससे कम होगी। रीजन बिकॉज डबल बॉन्ड इज इन द सेंटर वाइल डबल बॉन्ड हियर इज इन द कॉर्नर, इज इन द टर्मिनल पोजीशन, लास्ट पोजीशन पर है। तो आसान है ना, मसला तो नहीं है। कोई आपसे अभी पूछे अगर ईटा में कोई ऐसा है एमसीक्यूज आता है तो आप लोग तो समझ आया होगा, कोई मसला नहीं होगा। जनाब नेक्स्ट में थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी आपने सोचा होगा कि भाई ओके 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 इन दोनों में तो क्या है, दोनों में तो कार्बन सेंट्रल पर है, लेकिन इसमें ज्यादा एनर्जी है, तो इसका मतलब ये ज्यादा एनर्जी का इखराज करता है। तो इसका क्या मतलब है कि यहां एनर्जी ज्यादा है, यहां एनर्जी ज्यादा है। तो ये क्यों है यार? मैंने कहा रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आपने पढ़ना है। अभी देखो रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट भी आपने देखना है। जनाब ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स है, ये सेस आइसोमर्स है, ये ट्रांस आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों का टॉपिक आ रहा है। तो जनाब ये जो दो सेम ग्रुप सेम साइड पर अटैच है, तो इसका मतलब तो ये है कि एक दूसरे में आपस में इनका रिपल्शन होता है। बेशक डबल बॉन्ड दोनों में सेम पोजीशन पर है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है और इसके अंदर एनर्जी थोड़ा सा कम है। तो इसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि ये दो जो बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे के एक साइड पर अटैच है, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई रिपल्शन नहीं होता है। जब रिपल्शन कम हो, मस्ट बी रिमेंबर, जब रिपल्शन तुम्हारे पास कम हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ रिपल्शन कम से कम हो। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब जाहिर बात है ये मोर स्टेबल है, तो जब मोर स्टेबल है तो इसके अंदर एनर्जी कम है, और ये लेस स्टेबल है, इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है? ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो इस सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है वो किस पोजीशन पर है। अगर दोनों सेम साइड पर है तो समझो कि यार ये जो है ये रिपल्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है जनाब, चलो चलते हैं, इसको देखो। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दे दूँ, देखो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। मैं अगर दो सेम चार्जेस वाली चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैंने दो अगर मैं बैलों का बात करूं, अगर दो बैल वो दोनों पॉजिटिव हैं, अगर मैं गाय और बैल की बात करूं तो एक दूसरे को वो चूमते हैं, वो कभी एक दूसरे से लड़ते नहीं है। लेकिन अगर दो बैलों की मैं बात करूं तो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। और अगर दोनों को अगर एक अस्तबल में उन्होंने आपने एक ही साइड पर उन्होंने आप लोगों ने बांधे रखे हैं तो एक दूसरे को मारेगा, वो झगड़ेगा। लेकिन अगर एक को अपने अस्तबल के इस साइड पर और दूसरे को उस साइड पर तो एक दूसरे को तो घूर के देखेगा, लेकिन झगड़ेगा नहीं।
तो जब यहाँ पर एक दूसरे को मारेगा, झगड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगी, और जब रिपल्शन होता है तो अनस्टेबिलिटी आएगी, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अस्तबल, तबाह हो जाएगा, ख़त्म होगा, क्योंकि उन्होंने लड़ने की वजह से ख़त्म हो रहा है अभी। ठीक है, तो इस तरह है जनाब। चलो ये दोनों भी क्लियर हो गई। आपने सोचना है जनाब, आप लोगों ने कहा था कि डबल पोजीशन के, डबल बॉन्ड की पोजीशन हम देखेंगे, तो जनाब ओके देखेंगे, इसमें भी टर्मिनल है, तो इसलिए सबसे कम स्टेबिलिटी इसमें है, क्योंकि इसके हेल्प करने के लिए एक कार्बन मौजूद। लेकिन सर यहाँ पर भी तो ऐसा ही है, यहाँ पर भी कार्बन टू टर्मिनल पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड टू टर्मिनल पोजीशन लास्ट पोजीशन पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ तो सबसे कम एनर्जी, यहाँ पर इसके अंदर तो बहुत कम एनर्जी, सबसे कम एनर्जी है, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसका रीज़न क्या है, मैंने कहा था कि आपने अभी क्या देखना है, अभी आपने इनका नंबर देखना है, अगर ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है ये सबस्टिट्यूएंट, तो फिर तो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि अभी हेल्प के लिए ये और एक दोनों मौजूद है, और एक ही साइड से कर देता है तो इस पर अटैक बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, समझ आया होगा। लेकिन इसका नेचर की बात मैं कर देता हूँ। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई ये वाला अगर मैं C2H5 इसको अटैच करूँ, इसको भी C2H5 अटैच करूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा या ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आपने मस्ट आंसर देने के इसका नेचर जो है, इसका नेचर ये इथाइल है, और जो ही हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ऊपर चलते हैं स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वो अलग टॉपिक है, वो करेंगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है और अब इसको भी पढ़ेंगे। तो दैट्स और द स्टेबिलिटी। जनाब आपने क्या देखना है, सबसे पहले अपने डबल बॉन्ड की पोजीशन देखना है। ओके जी, मैंने देखा सेंटर में है तो स्टेबल, सेंटर में नहीं तो अनस्टेबल, लेकिन फिर इसके बाद हमने जो सबस्टिट्यूएंट है उनका पोजीशन देखना है, उनका रिलेटिव, उनका पोजीशन क्या है। अगर सेम साइड पर है तो अनस्टेबल होगा, और अगर सेम साइड पर नहीं है तो स्टेबल है। और थर्ड ये है कि डबल बॉन्ड को जो कार्बन है उन पर नंबर ऑफ, हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर ज़्यादा है तो ओके ज़्यादा स्टेबल है, और अगर उनका नेचर वो बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर मोर स्टेबल होगा। दैट्स नथिंग स्पेशल। आपने अभी इन पॉइंट्स को जहन में रखना है, आपने आगे जाके कुछ मसला तुम्हें नहीं होगा। ओके जी, दैट्स लेट चलो चलते हैं जनाब, अल्कीन का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। ठीक है, देखो अल्कीन हमारे पास, मैंने लिखा था कि अल्कीन वो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो जनाब चलो चलते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इस कार्बन को देखो, ये मैं सेंट्रल एटम कंसीडर कर देता हूं, तो इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये जो दो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था कि द सेंट्रल एटम मेड मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एटम मस्ट बी कंसीडर एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये सेम ही प्लेन में वाक़ होते हैं। तो जनाब एक पेयर, इसको अगरचे ये दो, एक पेयर ये है और ये है, लेकिन ये सेम प्लेन में है, तो इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर कर देते हैं। हम करेंगे, ऐसा नहीं हम नहीं कर देते हैं, दुनिया कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है 1 2 3, आप लोगों ने कहा था, पढ़ा था E+X, अगर याद है तो आप लोगों ने पढ़ा था अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और आप लोगों ने फिर पढ़ा था कि इसमें बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, और आप लोगों ने पढ़ा कि वहां पर ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल ज्योमेट्री होगी। ये और कुछ तो नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। आपने इस सेंट्रल एक कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करना है। अगर 4 आते हैं तो sp3 है, अगर 3 आते हैं तो sp2 है, अगर 2 आते हैं तो sp है, और अगर 1 आते हैं तो फिर हाइब्रिडाइजेशन की हम बात नहीं करते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, इस कार्बन को देखो तो इसके इर्द गिर्द 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, ये भी sp2 है। चलो करते क्या है, ये sp2 क्या करते हैं, कैसा हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाइए थोड़ा। तो देखो, ये मैं कार्बन का हर एटम के तुम 4
ऑर्बिटल्स तो बनाएंगे ना। तो कार्बन के मैंने 4 ऑर्बिटल बना दिए, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। आपने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, ये sp2 है। देखो अभी मैं नहीं करता हूँ, अभी एक और करो, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, ये जो होता है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है और ये क्या कर देता है, ये पाई बॉन्ड बनाता है। ये p ऑर्बिटल है जो आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर का कोर्स, फर्स्ट ईयर का लेक्चर आपने देखना होगा, क्योंकि ये सेकंड ईयर में ऐसा नहीं है, फर्स्ट ईयर में करूँगा। तो जनाब क्या हो जाता है, अभी ये जो बॉन्ड ये लीनियर ओवरलैपिंग करेगा, तो उन्होंने क्या बनाया, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा, और ये वाला हमारे पास है पाई बॉन्ड। अब रह जाता है 2 कार्बन के 2 ऑर्बिटल, अब भी एटॉमिक है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन का 1s1 है, तो इसका मैं स्फेरिकल शेप होता है, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, दूसरा यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, तो ये ऐसा ही करेगा। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा। तो ये है हमारे पास अल्कीन के स्ट्रक्चर, ठीक है। अल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन होता है कौन सा वाला, अल्कीन में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। तो sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है। और जब 120 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगा, क्या होगी, sp2 सॉरी ट्राइगोनल ज्योमेट्री होगी। ओके जी, क्लियर। तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर ईटा में MCQ आए कि प्रोपेन में हाइब्रिडाइजेशन है, इन प्रोपेन हाइब्रिडाइजेशन इज, अगर आप इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 है, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3। इस कार्बन को आप देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, 1 2 एंड दिस वन इज 3, sp2 है। लेकिन ये कार्बन अगर आपको नजर आता है तो ये कौन वाला किस किस्म वाला हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा, इसमें है 1 2 3 4। देखो जरा आप वाज़ेह तरह से बनाइए तो आपको नजर आएगा क्या है। देखो कितने हैं इसके इर्द गिर्द, 1 2 3 4, तो इसमें sp3 है। And propene hybridization is number first sp3, number second क्या है, both sp2 and sp3 c, both a and b, ये भी तो ठीक है। फिर बोथ sp2 एंड sp3, और कोई ऑप्शन दे, कोई बात नहीं, कोई भी ऑप्शन आपको दे दे। तो जनाब अगर आपको नजर आता है तो प्रोपीन में तो सारे के सारे हैं, sp3 भी है, sp2 भी है, sp2 भी है। तो इसका ये मतलब है कि सारी अल्कीन का हम बात नहीं करते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम की हम बात करते हैं कि वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब तुम्हें समझ आया होगा कि हम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम की बात करते हैं, हम सारे अल्कीन की बात नहीं करते हैं। देखो आपको नजर आया कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये तो भी अल्कीन है ना, डबल बॉन्ड इसमें मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी मौजूद है। तो सारे के सारा अल्कीन जो होता है sp2 नहीं होगा, उसमें कुछ कार्बन sp3 होंगे और कुछ कार्बन sp3 होंगे और कुछ sp2 ही होंगे। ओके जी, तो ये बात है जनाब। और क्या हो जाता है, देखो अगर आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में कोई पूछे, एक MCQ का बताने वाला हो, वो MCQ सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पढ़े। अगर MCQ ऐसा हो, which hybridization is abundant in वन प्रोपीन, कोई बात नहीं, 1 अपना लेके ये प्रोपीन ही है। तो प्रोपीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा है, sp2 नंबर b sp3। तो देखो ये कितने % है, ये 67% है, ये 33% है, ये कम है थोड़ा। ओके जनाब, इसको देखो, अगर ये आपको नज़र आता है तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये हमारे पास है 1 व 3 ब्यूटाडाइन, 1 व 3 ब्यूटाडाइन। तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 sp2,
ये वाला देखो 1 2 3 sp2, ये वाला देखो 1 2 3 sp2, इसको देखो 1 2 3 sp2। अरे ओह ओके ओके ओके, ये तो 1 2 ब्यूटाडाइन है, इसमें तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसा भी पूछा जा सकता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप लोगों का ये सोचोगे कि मेरे अल्कीन है, तो वैसे अल्कीन में तो सारा हाइब्रिडाइजेशन, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, इसमें sp3 भी हो सकते हैं। तो आप सोचेंगे चलो दोनों है तो ऑप्ट करेंगे, नहीं नहीं, आपने फौरन देखना है कि क्या कैसे होता है, फौरन इन नंबर को काउंट करना है, फिर अपने रिजल्ट निकालने, बहुत आसान आप निकाल सकते हैं। ये तरीका मैं बताऊंगा किसी स्पेशल लेक्चर के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे मालूम करेंगे। ठीक है जी, तो दैट इज जनाब, आपने पढ़ना है, वक्त ज़ाया नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करें ताकि तुम्हें इस तरह के अपडेट्स मिलते रहे। इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि इससे भी और एडवांस कर दो, अच्छी तरह से तुम लोगों को पढ़ाओ। अगर समझ नहीं आया है तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूँगा। थैंक यू। नॉन सब्सक्रिप्शन वाले सब्सक्राइब करें, और जिनने सब्सक्राइब किया है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पिलाने में, स्टूडेंट तक पहुंचाने में हेल्प करो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।